हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। और ये है हम जानते हैं कि ये सेकंड चैप्टर है हमारे जो पोएट्री पार्ट है हमारे फ्लैमिंगो बुक का। तो उसको हमारी फ्लैमिंगो की जो सीरीज चल रही है उसी का एक सेक्शन है। तो वेलकम टू VSS कपूर चैनल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 12th। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऑथर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, क्या है? बाय स्टीफन स्पेंडर। तो ये है हमारे ऑथर का नाम, इसका स्पेलिंग और नेम दोनों ही आपको याद रखना है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पर। इसके बाद चलिए हम लाइन बाय लाइन देखेंगे क्या है कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अबाउट द पोएट स्टीफन स्पेंडर 1909 to 1995 वॉज अ इंग्लिश पोएट। ये इंग्लिश पोएट थे, ठीक है। एंड एन एसेइस्ट, और एक एसेइस्ट थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलिए हम पढ़ लेते हैं। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया, कब? बिना ही डिग्री लिए छोड़ दिया और बर्लिन चले गए 1930 में। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। सोशलिस्ट आप जानते हैं समाजवादी, और पैसिफिस्ट मतलब कि शांति प्रिय व्यक्ति अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड poems of dedication, the edge of being, the creative element, the struggle of the modern and an autobiography, word within word। तो ये सब इनकी किताबें जो हैं, इनकी लिखी हुई किताबें हैं। इसके बाद देखते हैं इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द थीम सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। तो देखिए हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं, हम जो अभी पोएट्री का एक एक्सर्प्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो जो है इन किस थीम पर बेस्ड है? वो इस थीम पर बेस्ड है कि किस तरह से सोशल इनजस्टिस होता है और क्या क्या क्लास इनइक्वालिटीज़ होती हैं, कि हायर क्लास के लोग और लोअर क्लास के लोग के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उसको बहुत क्लियर कट ये स्टोरी बताती है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टोरी थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पोएम है ये इस तरह से लिखी गई है कि इसके बहुत सारे जो हैं वो नॉन लिटरेरी मीनिंग या फिगरेटिव मीनिंग बहुत सी शब्दों में बहुत सारी जगह पर आपको देखने मिलेंगे। इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि लिटरेरी मीनिंग तो आप लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन नॉन लिटरेरी मीनिंग या फिगरेटिव मीनिंग इतना आसान नहीं होता है डिकोड कर पाना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। चलिए मैं आपको समझाता जाऊंगा, आपको बहुत ध्यान से बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। ये थोड़ी सी मैं कहूँगा थोड़ा सा नॉन ईजी टाइप का, थोड़ा सा ईजी से हटकर ही है, आप भी समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। एक सेंटेंस है, कोई बात नहीं है। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, व्हाट डज इट लुक लाइक? तो पूछ रहा है आपसे कि क्या कभी आप एलिमेंट्री स्कूल यानी कि जो गांव के छोटे स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, तो वो कह रहा है कि क्या कभी आप स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी में के कभी एलिमेंट्री स्कूल या प्राइमरी स्कूल में गए हुए हैं, और वो पूछ रहा है कि वो कैसा दिखता है। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी मेन पोएम। फॉर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। और देखिए गस्टी वेव्स, पहले मैं मीनिंग बता दूं आपको। गस्टी वेव्स का मीनिंग होता है, गस्टी का मीनिंग होता है, मैं ये शब्द लिखा हुआ है गस्टी, इसका मीनिंग होता है ब्लोइंग स्ट्रांगली, और वेव्स का मतलब आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे गस्टी वेव्स का मतलब आप जानते हैं बहुत फिगरेटिव सी कहानी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत अलग तरह से बताने की कोशिश की गई इस पोएम में। तो गस्टी वेव्स का सिंपल मीनिंग नहीं है। सिंपल मीनिंग तो एक हो जाएगा कि बहुत तेज़ वेव्स चल रही हैं, या हवा चल रही है, या पानी में वेव्स उठ रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो असली मीनिंग है, जो फिगरेटिव मीनिंग है, उसको देखने के लिए हमें नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पे। चलिए ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है फिगरेटिव या नॉन लिटरल मीनिंग। इसमें देखिए गस्टी वेव्स जो है उसमें लिखा हुआ है यूज्ड एज अ मेटाफर। अच्छा रेड में रेड नहीं दिख रहा होगा, हम ले लेते हैं ब्लू। चलिए यूज्ड एज अ मेटाफर एंड रिफर्स टू द लिवली एंड एनर्जेटिक आस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ। तो ये मेटाफर की तरह यूज हुआ है। मेटाफर आप अगर देखें हैं हमारा पोएटिक डिवाइसेस वाला देखें तो आपको समझ में आ जाएगा मेटाफर का क्या मतलब है। मैं बता दूं गस्टी वेव्स को कह दिया गया कि गस्टी वेव्स का मतलब ही है एक चाइल्ड के, जो छोटे चाइल्ड के एक एनर्जेटिक बिहेवियर और लिवली एस्पेक्ट जो होता है एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी का, उसे ही कह दिया गया है कि वो क्या है, गस्टी वेव्स हैं। तो क्योंकि
कोई कंपैरिजन नहीं है, डायरेक्ट बस बोल दिया गया है, उसको एज इट इज मान लिया गया है, तो यहाँ पे हो जाता है मेटाफर। और किस चीज़ पे रेफर करता है? लिवली एंड एनर्जेटिक एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ। लिवली यानी बहुत ज़्यादा खुशहाल और नवजीवन से भरा हुआ, और एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ, पावर से भरा हुआ एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ। एक बच्चे को अगर आपने देखा होगा, छोटे बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो कभी आपको थकान से या ऐसे परेशान नहीं दिखेंगे, बहुत एनर्जी के साथ ही आपको हमेशा दिखेंगे। चलिए, तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। तो ऑथर कहना चाह रहा है कि गस्टी वेव्स यानी कि जो छोटे बच्चों के चेहरे पे जो खुशी होती है, जो बहुत एक हर्ष की भावना होती है, उल्लास की भावना होती है, इन बच्चों के चेहरे पे दीज चिल्ड्रन फेसेस, ठीक है, इन बच्चों के चेहरे से वो बहुत दूर है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों का जो चेहरा है वो उस तरह के गस्टी वेव्स से बहुत ही दूर है, बहुत ही अलग है, ठीक है। Like rootless weeds, the hair torn around their pallor। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। देखिए, वीड्स का मीनिंग आपको पता होगा। वीड का मीनिंग होता है वाइल्ड, जो अनवांटेड प्लांट्स निकल आते हैं और जो क्रॉप को, क्योंकि ये लोग क्रॉप्स के साथ ही निकलते हैं, और क्रॉप्स का जो मिनरल्स होता है, जो न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, वो उसको अब्जॉर्ब करके अपने ग्रो करते हैं और क्रॉप को ग्रो नहीं करने देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो पैलर शब्द लिखा हुआ है, पैलर शब्द का मीनिंग होता है एक पेल या अनकलर्ड सा फेस, ठीक है। पेल कलर यानी पीलापन, पीलापन जब बहुत चेहरे पे आ जाता है, यानी डरा डरा सा चेहरा, उसे हम पैलर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी सेकंड मीनिंग। और तीसरी देखिए, टॉर्न अराउंड। टॉर्न अराउंड का मीनिंग होता है कि टू रिमेन इन वाइल्ड या डिसऑर्डरली वे, मतलब बिखरा बिखरा सा, डिसऑर्डर में कोई चीज़ होना। अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। लाइक रूटलेस वीड, रूटलेस वीड्स की तरह। अब देखिए, रूटलेस वीड्स क्या होते हैं, पहले हम ये समझते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा फिगरेटिव है, समझना पड़ेगा। ये देखिए, अगर आप ये देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब जो है, ये जो पड़ा हुआ है, इसे कहते हैं वीड्स। अब देखिए, ये सूख गया है, तो ये डेफिनेटली ये एक सूखा हुआ वीड है। लेकिन जब इसको काट दिया गया होगा, जब इसको इसकी जड़ों से निकाल दिया गया होगा, तो उसके पहले ये रूट वाला वीड हुआ करता होगा। लेकिन अब ये रूट वाला वीड नहीं है, ये रूटलेस वीड हो चुके हैं, और अब ये सूख रहे हैं एक कोने में, और अब ये सड़ चुके हैं, इनके अंदर अब जान नहीं है। चलिए, इसके बाद तो यही चीज़ ऑथर कहना चाह रहे हैं कि इनके जो बाल हैं, देखिए, इनके बाल के बारे में जो डिस्कशन हो रही है कि लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, और उनके जैसे एक रूटलेस वीड एक ज़मीन पर बिखरा पड़ा रहता है, उसी तरह से इन बच्चों के चेहरे पर, जिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, और उन मुस्कान और हर्षोल्लास की भावना से ये लोग कहीं दूर हैं, तो उनके जो बाल हैं, उन्हीं बच्चों के बाल वो इस तरह से बिखरे हुए हैं, टॉर्न अराउंड देयर पैलर, बिखरे हुए हैं उनके पीले पीले से पेल कलर्ड फेस के चारों ओर, मानो कोई रूटलेस वीड हो। रूटलेस वीड यानी उनका रूट से निकाल दिए गए सूख रहे वीड हो। अब देखिए, मैं फिर वही चीज़ बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फिगरेटिव है। तो रूटलेस वीड का जो यहाँ पे सेकंड मीनिंग हो सकता है, इस शब्द का रूटलेस वीड का जो सेकंड मीनिंग हो सकता है, जो कि इन बच्चों के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाएगा, वो देखिएगा क्या होगा। चलिए, देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रूटलेस वीड, दे आर एज यूजलेस एज वीड। और ये बात हो रही है उन्हीं बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए, इस तरह से कंपेयर करना किसी के बालों को भी, किसी के बारे में कुछ बताना चाह रहा है ऑथर। वो क्या बताना चाह रहा है कि वो बच्चे जो हैं, या स्लम में रहने वाले जो लोग होते हैं, दे आर एज यूजलेस एज वीड्स, वो इतने ही यूजलेस हैं जैसे कि वीड होते हैं, क्योंकि उनका भी कोई खास काम नहीं होता है, वो केवल एक तरह से बोझा बने रहते हैं। हम देखिए, नो ऑफेंसेस, लेकिन सच्चाई भी यही है, क्योंकि दे आर नॉट प्रोग्रेसिवली एक्टिंग टू डेवलप अ कंट्री, उनका कुछ अच्छा योगदान नहीं हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हैंस आर कट आउट फ्रॉम द गार्डन। और देखिए, जो यूजलेस वीड्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, वो गार्डन से कट आउट कर दिया जाता है, और उसको हमेशा वहाँ से हटा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। इसी तरह से जो स्लम के लोग होते हैं, वो झुग्गी झोपड़ी में इसलिए ही रहते हैं क्योंकि वो सोसाइटी से आइसोलेट कर दिए जाते हैं, सेपरेट कर दिए जाते हैं। अब देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि वो लोग डेफिनेटली यूजलेस होते हैं, लेकिन ये केवल एक सोचने का तरीका है। जो लोग कुछ कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सोचते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वाले बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। लेकिन एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि वो लोग भी देश के सिटीजन्स हैं, तो डेफिनेटली दे आर
कुछ ना कुछ वो ऐसा कर ही रहे हैं। कोई उसी झुग्गी झोपड़ी में से अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है तो वो रोज़ आके आपके नाले की सफाई कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उन्हीं में से बहुत सारे लोग इतना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने देश में कि वो काम जो हर कोई नहीं कर सकता वो लोग कर रहे हैं। नाले साफ़ करना या गटर वगैरह साफ़ करना, आप सोचिए इस तरह के काम भी वो लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। तो वो लोग जो अच्छे ज़्यादा बहुत अमीर लोग हैं वो लोग इस तरह से इनको यूज़लेस समझते हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको बता दूं यूज़लेस नहीं, उनकी भी केयर होनी चाहिए। और यही चीज़ हमारे पोएट भी कह रहे हैं इस पूरी पोएम में, उन्होंने कहा है, और उनका मेन फोकस यहाँ पे छोटे बच्चे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है इसके बाद देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में हमको जो है इनका यूजुअली बच्चों का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकली वो बच्चे कैसे दिख रहे हैं वो हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑथर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 3 बच्चों का डिस्कशन करते हैं जो उनको उस क्लासरूम में दिखते हैं। एक क्लासरूम में गए हुए हैं, और जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, जो चैप्टर का भी नाम है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, तो वो एक क्लासरूम में सीधी सी बातें गए हुए हैं और वहाँ पे 3 बच्चों को वो देखते हैं। कौन कौन है वो बच्चे? सबसे पहला द टॉल गर्ल, ठीक है, विथ हर वेट डाउन हेड, और जिसका सिर जो है वो भार के कारण झुका हुआ है। फिर फिगरेटिव लैंग्वेज समझिए, क्यों वेट डाउन हेड? वेट डाउन का मतलब होता है झुका हुआ। झुका हुआ क्यों है इसका हेड? देखिए इसके पॉसिबल रीजंस हम अभी देखते हैं। यहाँ पे देखिए वेट डाउन हेड क्यों है इसका, उसका सिर क्यों झुका हुआ है, इसके पॉसिबल रीजन देखते हैं। चलिए, द हेड ऑफ द गर्ल इज डाउन ड्यू टू बर्डन ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि वो या उनका परिवार बहुत गरीब है। सेकंड रीजन हो सकता है ड्यू टू शाइनेस, ऑथर क्योंकि उनके क्लासरूम में आए हुए हैं तो थोड़ा सा शर्मा करके अपना सिर वो नीचे झुकाई हुई हैं। तीसरी चीज़, या तो वो बहुत वीक या इल है, इतनी इल कि अपना सिर भी वो ढंग से उठा नहीं सकती हैं। जैसे कभी आपको बुखार वगैरह हो जाता है तो आप हेड डाउन कर लेते हैं क्लास में, आप अपना सिर ऊपर नहीं रख पाते हैं। थर्ड चीज़, और सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, शी होगा यहाँ पे, ही नहीं होगा, ठीक है। और शी इज डिप्रेस्ड ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और एक और कारण जो हो सकता है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है वो बच्ची, वो टॉल गर्ल, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो अपने जीवन में जो कुछ भी आगे करना चाहती है वो कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं। देखिए सेकंड बच्चे, ये तो हो गए फर्स्ट जो गर्ल है टॉल गर्ल, उसके बाद ऑथर सेकंड बच्चे का डिस्क्रिप्शन देते हैं, द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग का क्या मतलब होता है? इतना पतला कि एक पेपर जितना पतला, ठीक है। तो वो पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आईज। अब देखिए वो यहाँ पे भी फिर फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, मैं आपको बताता रहूँगा, आप देखते रहिए, ध्यान रखते रहिए। बहुत जगह फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ हुआ है या नॉन लिटरेरी लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। तो देखिए रैट्स आईज का पहला मीनिंग जो निकलता है यहाँ से, वो पहला मीनिंग है कि बच्चा इतना ज़्यादा पतला है कि उसकी वजह से उसकी आँखें उसके आई सॉकेट से बाहर आ रही हैं। आप पूछेंगे कि फिर रैट आइज क्यों कहा? ये बोलता कि बल्जिंग आइज, ठीक है, नहीं। देखिए इसका कारण है, मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़। देखिए आप यहाँ पे रैट देख रहे होंगे, और मैं आपको बताऊं बहुत ध्यान से कि इन लोग की जो आइज़ होती है ये आंखों के सॉकेट से बहुत ज़्यादा बल्ज करती हुई होती है, बहुत ज़्यादा बाहर निकलती हुई होती है। ऐसी नहीं होती है कि एकदम जैसे हम लोग की तरह, हम लोग की आंखें बहुत अंदर है सॉकेट के, ठीक है, लेकिन इन लोग की आइज़ आंखों के सॉकेट से काफ़ी बाहर होती है, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहा है, बल्जिंग आइज कहने की जगह पे उन्होंने कह दिया कि रैट्स आइज। सेकंड मीनिंग देखिए, सेकंड मीनिंग आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मैंने बताया था आपको ये फिगरेटिव लैंग्वेज बहुत यूज़ कर रहे हैं पोएट, और इसका क्या मीनिंग है? देखिए रैट आइज का मतलब है बल्जिंग आइज ड्यू टू वीकनेस। पहला तो ये कारण हो गया कि बल्ज कर रही है आंखें क्योंकि उनको बहुत वीकनेस है, वो बहुत पतले हैं, पेपर जितने पतला है वो बच्चा छोटा सा। और सेकेंड पॉइंट जो है, ही इज़ हंगरी, वो बहुत भूखा है। सो द पेन इन हिज आइज, देखिए यहाँ पे सो के बाद द पेन इन होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा इन, द पेन इन हिज आइज इज लाइक दैट ऑफ ए रैट हु ऑलवेज सर्चेस फॉर फूड।
तो ये कहना चाह रहे हैं पोएट कि जो उसके आंखों में जो दर्द है वो एक ऐसा दर्द है, क्योंकि एक चूहे को भी खाना ढूंढना पड़ता है, इतनी आसानी से उसको खाना नसीब नहीं होता है, तो वैसा दर्द है उसकी आंखों में। और यही कारण है कि एक रैट आई उसको बोला गया है, उसको रैट आई वाला बच्चा बोला गया है, क्योंकि देखिए पहला कारण कि उसकी आंखें बहुत बल्ज कर सकती हैं, और सेकंड कारण कि उसकी आंखों में एक बहुत ज़्यादा भूख है, जैसी भूख एक रैट के या एक चूहे के आंखों में नज़र आती है। ऐसी भूख एक मैंने बता दिया कि जो चूहे हमेशा खाने को ढूंढते रहते हैं, आपने देखा होगा, और इसलिए उसने उसको रैट की आंखों से कंपेयर किया है, उसकी आंखों को, ठीक है, क्योंकि क्यों, वो बच्चा बहुत भूखा होगा, इसलिए उसकी आंखें रैट की तरह खाने की तलाश में इधर उधर देख रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द स्टंटेड। स्टंटेड का मीनिंग होता है, देखिए, हाइंडर्ड ग्रोथ, या छोटे समय पे जब आपकी ग्रोथ रुक जाती है तो आपका स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, एक रुकी हुई ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अब देखिए अनलकी हायर का मीनिंग मतलब समझिए, पहले तो आप हायर का मीनिंग समझिए। हायर होता है एक ऐसा आदमी जिसके पास लीगल राइट होता है क्या, कुछ एक चीज़ रिसीव करने का। क्या रिसीव करने का? किसी का मनी, प्रॉपर्टी या कोई टाइटल रिसीव करने का एक लीगल वो होता है जब भी उसका ओनर मर जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपके फादर या किसी के भी फादर, आपके नहीं, जब भी, क्योंकि डेथ देखिए अनएविटेबल है, आज नहीं तो कल आनी है, तो जब भी कभी डेथ होती है उनकी, तो उनका जो सन होता है या जैसा भी उन्होंने अपनी विल में लिख के रखे गया होते हैं वो, कि इतना हमारे सन को मिलेगा, इतना हमारे डॉटर्स को मिलेगा, तो उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जिसको जिसको भी वो मिलता है, उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा, उनके टाइटल्स, तो वो सब कुछ, वो हर कोई जिसको मिलता है, ध्यान रखिए, जिसको मिलता है वो हायर कहलाता है। हायर कौन कहलाता है? जिसको मिलता है वो चीज़ें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अनलकी हायर, बदकिस्मत हायर। और हायर को अगर हिंदी में कहें हम तो वारिस या फिर उत्तराधिकारी। तो अनलकी यानी बदकिस्मत हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। देखिए इसका लोगों को क्या मिलता है? टाइटल मिलता है, पैसा मिलता है, ज़मीन मिलती है, उनके उसमें तो वसीयत छोड़ के जाते हैं। और यहाँ पे देखिए इस बच्चे के लिए उस वसीयत क्या है? ट्विस्टेड बोन्स, अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। तो ट्विस्टेड बोन्स देखिए क्यों है, अभी हमको जस्ट एक लाइन बाद पता चलने वाला है। तो एक लाइन बाद देखते हैं, रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज। अब देखिए नाल्ड का मीनिंग क्या होता है? नाल्ड का मीनिंग समझिए यहाँ पे। नाल्ड डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जहाँ पे बोन्स जो होती हैं वो बड़े रफ और स्ट्रेंज शेप में ग्रो करती हैं। मैं आपको फिगर दिखा सकता था, मगर देखिए सेंसिटिव कंटेंट हो सकता था, आपको मतलब थोड़ा सा संवेदनशील कंटेंट हो सकता था, तो मैंने उसको नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो सही नहीं होता एजुकेशनल वीडियो में, तो इसलिए उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। लेकिन आप सर्च भी मत करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन देखिए नाल डिजीज जो होती है इसमें ऐसा ही होता है कि बोन्स जो थी थोड़ी सी एबनॉर्मल शेप में, स्ट्रेंज शेप में ग्रो कर जाती हैं, जिसकी वजह से बड़ी ट्विस्टेड सा बोन दिखती है। और यही चीज़ उसको, ये देखिए मे बी जैसे ये हम लोग को चैप्टर बता रहा है कि ये मे बी एक जेनेटिक डिसीज होगी, और यही कारण है कि इस बच्चे को अपने फादर से क्या मिला है? स्टंटेड ग्रोथ मिली है और ट्विस्टेड बोन्स मिली है वसीयत में अपने फादर से। तो ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और देखिए रिसाइटिंग कर रहा है क्या चीज़? ए फादर्स नाल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और वो क्या कर रहा है? अपने डेस्क पर बैठ के, देखिए इसका मैं सेंटेंस आपको मतलब बता रहा हूँ, ये अपनी डेस्क पे बैठे वो अपने कुछ लेसन्स को बोल कर याद कर रहा है, रिसाइट करना, लेकिन उसको देख करके ऐसा लग रहा है मानो बोल के अपने लेसन्स तो बाद में रिवाइज कर रहा है, अपनी वो जो वसीयत उसको अपने फादर से मिल रखी है नाल डिजीज की, वो शो कर रहा है, वो चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है वो पीछे बैठ करके। चलिए इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप। एट बैक ऑफ द डिम क्लास। अब देखिए यहाँ पे फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिगरेटिव लैंग्वेज, डिम क्लास। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो क्लास के पीछे के उसकी बात हो रही है। देखिए दो बच्चों की बात हो चुकी है, एक टॉल गर्ल और दूसरा पेपर सीमिंग बॉय, पेपर जैसे दिखने वाला बच्चा। अब देखिए तीसरे बच्चे की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले हम डिम क्लास के बारे में कुछ जान लेते हैं पहले। चलिए एक देखिए अनलकी हायर छूट गया मेरे से, मतलब
लिखा है, अभी मैं आपको बता ही देता वो। तो चलिए, अनलकी हायर का मतलब होता है रिफर टू पेपर सीमिंग बॉय, जो बच्चा पेपर जैसा दिख रहा था उसे हम अनलकी हायर कह रहे हैं। ठीक है, ये कोई फिगरेटिव लैंग्वेज में नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन बस अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया था। Inherited his father disease due to which growth was stunted, bones twisted and features gnarled। तो उसने क्या किया, अपनी जो फादर की जो डिजीज थी, जो नार्ड डिजीज थी अपने फादर की, वो इनहेरिट किया अपने फादर से, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिजीज है। ड्यू टू विच, जिसके कारण उसकी ग्रोथ जो थी वो स्टंटेड हो गई थी, बोन्स जो थी इसकी वो ट्विस्ट हो गई थी, और फीचर्स जो थे उसके, फीचर्स आप समझ रहे होंगे, चेहरे के जो फीचर्स होते हैं कि चेहरा किस शेप का होगा, नाक किस शेप की होगी, तो नाल्ड यानी आड़े टेढ़े या तिरछे हो रखे थे। इसके बाद देखिए डिम क्लास में फिर फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज हुआ है। पहला इसका मीनिंग होता है क्लास इन विच देयर इज नो लाइट। पहला मीनिंग हमको समझ में आता है कि एक ऐसी क्लास जहाँ पे लाइट कम है, और ऐसा भी हो सकता है, सीधी सी बात है, क्योंकि एक एलिमेंट्री स्कूल है, वो भी एक स्लम का, तो वहाँ पे लाइट कम होना एक जायज़ सी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी लाइटिंग व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे सेकंड जो मीनिंग है, वो सेकंड मीनिंग कहती है कि क्लास इन विच देयर इज नो होप ऑफ स्टूडेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर। एक ऐसी क्लास जहाँ पे बच्चों के अंदर कोई होप ही नहीं है कि हमारा फ्यूचर एक बेहतर फ्यूचर हो सकता है, हम आगे बढ़ के कुछ बेहतर भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो दोनों मीनिंग आपको याद रखनी है, दोनों मीनिंग आपके समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। वन अननोटेड का मतलब अननोटिस्ड, जिसपे ज़्यादा ध्यान नहीं जाए, और अलग से बैठा हुआ। एक स्वीट मतलब प्यारा सा, यंग मतलब कम उम्र का बच्चा। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें जो थी एक सपने में जी रही थी। ऑफ स्क्विरल्स गेम, देखिए फिर वही फिगरेटिव लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया है ऑथर ने। और स्क्विरल्स गेम का क्या मीनिंग है, देखिए समझते हैं स्क्विरल्स गेम का क्या मतलब है। देखिए स्क्विरल्स गेम का पहला मतलब ये है कि गेम प्लेड बाय स्क्विरल्स, स्क्विरल के द्वारा जो गेम खेले जाते हैं। आपने देखा होगा स्क्विरल्स भागती रहती हैं, एक दूसरे का पीछा करती रहती हैं, तो वो जो था स्क्विरल्स गेम उसको कहा गया है यहाँ पे। सेकेंडली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीडम और हैप्पीनेस इन freedom and happiness in life, and boy dreaming about it shows that he lives a life of misery, happiness and unhappiness होगा यहाँ पे। देखिए मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, क्लियर, रुक जाइए। shows that he lives a life of misery, unhappiness and restrictions। तो देखिए पहला रीजन तो आपको क्लियर होगा कि गेम्स जो स्कूल द्वारा खेले जाते हैं। सेकेंड रीजन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीडम, आज़ादी, और हैप्पीनेस, खुशी जिंदगी में, किसकी, इन लाइफ ऑफ स्क्विरल। यहाँ पे आप देखिए लिख सकते हैं हैप्पीनेस इन लाइफ ऑफ स्क्विरल, एंड बॉय ड्रीमिंग अबाउट इट, और वो जो बच्चा उसके बारे में जो ड्रीम कर रहा था बाहर बैठ के, बाहर नहीं, क्लास के लास्ट में अंधेरे में बैठ करके, शोज दैट, ये बात शो करता है, ही लिव्स अ लाइफ ऑफ मिजरी, बहुत ज़्यादा तंगी की ज़िंदगी जी रहा है वो। यहाँ पे अनहैप्पीनेस करिएगा, ठीक है, तो बहुत दुख की ज़िंदगी जी रहा है। और रेस्ट्रिक्शंस, वो आज़ादी नहीं है उसके पास जो वो स्क्विरल्स के पास है, और यही कारण है कि बहुत दुखी है वो बच्चा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया स्क्विरल्स गेम का क्या मीनिंग है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इन ट्री रूम। अब देखिए ट्री रूम क्यों बोला गया है, ट्री रूम का मीनिंग समझिए। ट्री रूम का मतलब है कि जब स्क्विरल्स होती हैं उनके लिए पूरा घर ही जैसे एक रूम के जैसे है। उनका कोई वैसा तो है नहीं कि कहीं इधर जाएंगी कहीं उधर जाएंगी, लेकिन जिस भी पेड़ पर रहेंगी वो उनके लिए घर जैसा हो जाएगा, उनका एक रूम जैसा हो जाएगा। तो वहीं पे ये लोग गेम खेलती हैं, और इसी को हम ट्री रूम कह रहे हैं। अदर देन दिस का मीनिंग क्लासरूम। तो देखिए पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, और उसकी आंखें कहाँ पे थी, एक सपने देख रही थी स्क्विरल के खेल का ट्री के ऊपर, अदर देन दिस। और क्या कहाँ नहीं देख रही थी, क्लास में, जो क्लास चल रही थी वहाँ उसको इग्नोर कर रही थी, और वहाँ की जगह पे कहीं और ही खोई हुई थी। क्या देख रही थी, वो आज़ादी और खुशी जो स्क्विरल के पास थी मगर उस बच्चे के पास नहीं थी। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए सेकंड पैराग्राफ में पढ़ने से और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम कैसा है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। चलिए देखते हैं क्या है।
चलिए, ऑन सोर क्रीम वॉल्स। अब देखिए सोर क्रीम वॉल्स, फिर फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। सोर क्रीम आप जानते हैं, जो क्रीम खट्टी हो जाती है रखे रखे, वो आपने देखा होगा किस कलर की हो जाती है, हल्की सी येलोइश कलर की हो जाती है। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जैसे है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हल्का हल्का पीला कलर का हो गया है। सोर यानी खट्टा, और ये क्रीम है, ठीक है, क्रीम मलाई कह सकते हैं जिसको, खट्टा गई है मलाई। तो ये किस कलर की हो गया, आप इसका कलर अगर नोटिस करेंगे तो ये हो गई येलो कलर की, इधर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बैक चलते हैं हम, और देखिए सोर क्रीम वॉल्स। अब देखिए यहाँ पे फिगरेटिव लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि पहला तो कारण है सोर क्रीम बोलने का कि उनका जो फिगरेटिव नहीं है यहाँ पे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फिगरेटिव में लिख लिया है, बाकी आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। सोर क्रीम का पहला मीनिंग तो आता है कि ये जो है कलर ऐसा येलो येलो सा है, एकदम वाइट नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी वाइट वॉश होता है तो एकदम वाइट वाइट वॉल निकलती हैं। और इसका देखिए, इसका मीनिंग देखिए, अब आगे आगे हम चलते हैं। यहाँ पे सोर क्रीम का मतलब है कि कलर ऑफ द सोर क्रीम दैट, कलर ऑफ अ सोर क्रीम दैट इज लाइट येलोइश वाइट होता है, शोज दैट द वॉल ऑफ द क्लास हैज नॉट बीन वाइट वॉश्ड सिंस लॉन्ग टाइम। और ये किस चीज़ को शो करता है कि जो वॉल है, जो दीवार है क्लास की, वो वाइट वॉश नहीं की गई है बहुत समय से वो वैसी की वैसी है, और समय के साथ वो पीली होती जा रही है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है और उस क्लास में ऑन सोर क्रीम वॉल। सोर क्रीम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे इसका सोर क्रीम का क्या मतलब है। इसके बाद चलिए देखते हैं डोनेशंस का मतलब जो लोग अपने आप से आकर के कोई चीज़ दान में दे देते हैं, इस तरह के प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल्स में, तो उनको डोनेशंस कहते हैं। और भी जगह डोनेशन का तो बहुत कॉमन टर्म आप जानते होंगे, ठीक है। तो क्या क्या है डोनेशन में, चलिए देखते हैं। शेक्सपियर हेड यानी कि शेक्सपियर की एक पेंटिंग। कलरलेस एट डॉन का मतलब कि डॉन का मतलब देखिए, डॉन का मतलब होता है सुबह का समय, गलत मत याद करिएगा। डस्क का मतलब होता है शाम का समय। तो कलरलेस एट डॉन, सुबह के टाइम में एक बहुत कलरलेस नहीं, क्लाउडलेस है। क्लाउडलेस का मतलब आप जानते हैं कि बादलों के बिना जब एक सुबह होती है और सूरज उगता है, उसकी एक फोटो थी। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, इसका मीनिंग है कि सिविलाइज्ड डोम यानी कि पहले देखिए पुराने समय में डोम्स बनते थे बड़े बड़े, ठीक है, गुंबद जिसे कहते हैं, लेकिन आज के समय में सिविलाइज्ड डोम मतलब बहुत मॉडर्न तरह से आजकल बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। और राइडिंग ऑल सिटीज का मतलब है, यहाँ पे देखिए राइडिंग ऑल सिटीज का मीनिंग होता है कि पूरी ही सिटीज में लगभग इस तरह का सिविलाइज्ड डोम, और इसको कह रहे हैं असल में स्काई स्क्रेपर्स बहुत सारे जो बन रहे हैं, बहुत एडवांस्ड बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, उनको ये उनकी एक फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई थी। इसके बाद देखिए बेलेड, फ्लावरी एंड ट्रायलॉसी वैली, ठीक है। तो देखिए बेल्ट का मतलब आप समझिए कि घंटी लगा हुआ, देखिए यहाँ पे एक वैली की बात हो रही है, वैली से ज़्यादा एक गार्डन है और वहाँ पे घंटियाँ लगी हुई हैं। फ्लावरी मतलब बहुत सारे वहाँ पे सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं। टायरोलसी वैली एक वैली है जो कि मैं बता दूं आपको, ये विक्टोरिया लैंड में है, और विक्टोरिया लैंड जो है अंटार्कटिका में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओपन हैंडेड मैप मैं आपको बता दूं क्या होता है। ओपन हैंडेड मैप होता है एक ऐसा मैप जो रिप्रेजेंट करता है रैंडम इनडेफिनिट मैप, और उसमें कोई करेक्ट बाउंड्रीज नहीं होती हैं। अब सुनिए, ये सब डोनेशंस थी, इसको आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको यही बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ लोग इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं, कई बुकों में आपने भी देखा होगा कि शेक्सपियर हेड, फिर उसके हेड को बताया जा रहा है कि क्लाउडलेस है क्योंकि इसका हेड बहुत बड़ा सा, फोरहेड जो उसका बहुत बड़ा सा दिख रहा है, और वो सिटीज़ के पीछे से निकल रहा है, उन बिल्डिंग्स के पीछे से निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए वो भी सही है मुझे, क्योंकि देखिए हम नहीं जानते हैं कि ये किस सेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि जो पोएट थे वो तो 1995 में अब ऊपर पहुंच चुके हैं, तो हम नहीं जानते हैं किस सेंस में उन्होंने लिखा था या क्या कहने के लिए लिखा था, क्योंकि उनसे पूछने के लिए तो हमें उनके पास ही जाना पड़ेगा। तो जब उनके पास जाएंगे तो पूछ लेंगे। तो अभी आप कोई भी एक डेफिनेशन आपको जो बेटर लग रही है, आपको जो बेटर समझ में आ रही हो, उसको आप पकड़ लीजिए और वही चीज़ आप लिखते रहिए। चलिए अब मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। क्या चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, क्या क्या उसको एक फ्लो चार्ट की मदद में, क्या क्या जो डोनेशंस मिली वो उसको एक मैं आपको फ्लो चार्ट की मदद से दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए
क्या क्या उनको डोनेशंस मिली? सबसे पहला मिला शेक्सपियर का एक फ़ोटो, ठीक है, शेक्सपियर का एक फ़ोटो जो कि इस तरह का एक फ़ोटो होगा वहाँ पे उनके क्लासरूम में टंगा हुआ है। सेकंड उनको मिला क्लाउड लेस डाउन, देखिए यहाँ पे एकदम क्लाउड नहीं है और धीरे धीरे सूरज भी यहाँ पे उग रहा है, तो ऐसा एक क्लाउड लेस डाउन उनको मिला। तीसरा देखिए टायरॉल सी वैली उनको दिखा, देखिए हाई राइज बिल्डिंग्स, देखिए मैंने जो आपको बताया कि जो डोम वगैरह की बात कर रहा है उसका मतलब यही निकल के आता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग्स। टायरॉल सी वैली, ठीक है, एक वैली जो अंटार्कटिका में बहुत सुंदर फूलों से भरी और घंटी लगी हुई वैली जिसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे घंटी लगी हुई है, ऐसी एक वैली। और एक ओपन हैंडेड मैप। अब देखिए ओपन हैंडेड मैप मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, तो देखिए इसमें कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं होती है, एक सिंपल जनरल मैप होता है पूरे वर्ल्ड का, उसमें बस वर्ड दिखा दिया जाता है, कंटिनेंट वगैरह एक्सप्रेस होते हैं। तो ये आप फोटो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, बड़ा आसान हो जाता है आपको इस तरह से चीज़ों को याद करना। चलिए ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, बैक यहाँ पे अपने। तो इतना करने के बाद हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं और शायद मेरे ख्याल से ये हर कोई इस पे कंफ्यूज होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है ये। इसका मैं एक आपको मीनिंग समझाऊंगा, उसको आपको याद रखना है, वही चीज़ आपको हर जगह लिखनी है। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, और ये देखिए ये किसके सेंस में लिखा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप के सेंस में लिखा हुआ है। तो देखिए बहुत सिंपल सी मीनिंग समझिए इसकी, कि इसका मीनिंग है कि द वर्ड मैप, इसको आप लिख सकते हैं, द वर्ड मैप कैन पॉइंट आउट मेजर सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज बट नॉट अ स्लम, therefore the map is for people of word and not for the people of slum। तो देखिए जो वर्ड मैप होता है वो पॉइंट आउट कर सकता है बड़ी बड़ी सिटीज़ जो होती हैं, जैसे मैं आपको अगर वर्ड मैप दूं, आप कहें दिल्ली को, बॉम्बे को, न्यूयॉर्क को, ठीक है, पीटर्सबर्ग इन रशिया को, उन सबको मार्क करें तो आप बड़ी आसानी से मार्क कर लेंगे अगर आपको पता है कि यहाँ यहाँ होती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे कैलकाटा की एक झुग्गी झोपड़ी को मार्क करके दिखाइए मैप पे, तो शायद आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी उसको करने में, क्योंकि पहली चीज़ तो झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत छोटी होती हैं, उनका कोई साइज़ नहीं होता है, बड़ी हो सकती हैं लेकिन यूजुअली वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, प्लस उनका कोई स्पेसिफिक हम ये कि कोऑर्डिनेट्स मेंशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कोई सुविधा नहीं होती है, लोग भी बहुत छोटे छोटे मोबाइलों से वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे गरीबी होती है, ठीक है। तो ये सब जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, इन सब के लिए या इस्लाम के लोगों के लिए इस मैप का कोई यूज़ नहीं है, इसीलिए कह रहा है कि अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड। तो दुनिया के लिए एक अवार्ड जैसा है, एक टूल जैसा है ये जो वर्ड मैप है, ठीक है, अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, ये जो वर्ड मैप है ये दुनिया के लोगों के लिए एक अवार्ड जैसा है, एक टूल जैसा है। अगली लाइन पढ़ेंगे आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन सब के बाद भी फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये जो विंडोज हैं, ये जो खिड़कियां हैं जहां पे बैठ करके जिन खिड़कियों से वो बाहर देखा करते हैं, नॉट दिस मैप देयर वर्ड, और ये जो मैप नहीं है वो नहीं है इनका वर्ड, ये जो खिड़कियों से जब ये बाहर देखते हैं इनको झुग्गी झोपड़ियाँ दिखती हैं, क्योंकि ये आज तक उन झोपड़ियों से, उन झोपड़पट्टियों से कभी बाहर नहीं निकले हैं, कभी वहाँ से बाहर नहीं गए हैं, तो उनको ये चीज़ फील होती है, इनको ये चीज़ पता नहीं होती है कि इससे बाहर क्या है। तो उनके लिए दुनिया उतना ही एरिया है, उन झोपड़ियों का ही बस एक एरिया है। तो ये जो मैप है ये तो केवल दिखाने के लिए है, ये तो केवल उनको ही नीचा दिखाने के लिए है। असल में तो ये जो वर्ड है ये असल में उनके लिए जो वर्ड का मतलब है वो केवल उतना ही है जो वो अपनी खिड़कियों से बाहर देख पाते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है बहुत क्लियर है, नहीं है तो रिपीट करिए, एक बार करिए, 10 बार करिए, समझ में आ जाएगा। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। तो देखिए फॉग का मीनिंग आप जानते हैं, फॉग का फिर वही फिगरेटिव मीनिंग है। फॉग वैसे तो आप जानते हैं कि फॉग का मतलब होता है कि धुंध जो कि सर्दियों के दिनों में पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है ऑब्सक्योरिटीज़, या फिर आप कह सकते हैं कि अनक्लियर होना, बहुत क्लियरिटी नहीं होना किसी चीज़ में, तो उसे हम फॉग के नाम से कहते हैं। और पेंटेड विद अ फॉग का क्या मतलब है? पेंटेड विद अ फॉग का मतलब है क्योंकि उनकी ज़िंदगी, स्लम में जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से होपलेसनेस और डार्कनेस से भरी हुई है। देखिए मैं लास्ट लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्लम में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं खासकर, उनकी ज़िंदगी होपलेसनेस और डार्कनेस से भरी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी गरीबी की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, देयर फ्यूचर इज ऑल्सो
फॉगी, अनवेलकमिंग एंड मोनोटोनस। तो उनका फ्यूचर भी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा धुंधला होता है, अनवेलकमिंग मतलब बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला नहीं होता है, और मोनोटोनस एक जैसा, मतलब जैसे अभी चल रहा है वैसे ही आगे भी चलता जाएगा, कुछ नया नहीं होने वाला है। तो ये जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, तो मेरे ख्याल से इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, क्योंकि गरीबी के कारण वो आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो उनका भविष्य भी जो है वो भी बहुत धुंध है और अंधकारमय है। चलिए, इतना करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास और कुछ पैराग्राफ है, बल्कि दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, 2 लाइन और है जैसा मैंने आपको बताया अभी। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड विथ अ लेड स्काई, एक पतली सी स्ट्रीट जो है और किस तरह से सील्ड है लेड स्काई से। देखिए, सील्ड का मीनिंग होता है, आप जानते हैं, कवर करना या किसी चीज़ को बांध करके रखना। तो इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले तो देखिए, चलिए लेड स्काई क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। लेड स्काई का मतलब होता है देखिए इस तरह की अंधकारमयी स्काई, जहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत लाइट है, बाकी 99% अंधेरा है यहाँ पे। तो इस तरह की स्काई को लेड कहते हैं, लेड स्काई कहते हैं। और इसका कारण देखिए, इसका कारण कोई नेचुरल फिनोमेना ना हो करके, ये जो कितनी गंदगी में रहते हैं, आसपास में भी फैक्ट्रीज वगैरह होंगी, उनसे स्मोक आ रहा है, पॉल्यूशन आ रहा है, उसकी वजह से इनका पूरा स्लम एरिया बहुत गंदगी में तब्दील हो चुका है। तो कह रहे हैं, यही चीज़ कह रहे हैं कि वो सील्ड का मतलब आप जानते हैं कवर कर देना, बंद कर देना। तो ये ऊपर से इनको बहुत खुला आसमान ना दिख के एक लेड स्काई दिखती है। लेड यानी कि लेड स्काई मैंने आपको दिखाई दी फिगर में, तो उस तरह की स्काई इनको दिखती है। और नैरो स्ट्रीट, देखिए नैरो स्ट्रीट अगेन एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, और नैरो स्ट्रीट का मतलब देखिए आगे हम देखते हैं। नैरो स्ट्रीट का मतलब है नैरो स्ट्रीट ऑफ द स्लम। इसकी पहली मीनिंग जो है कि स्लम में आप जानते हैं पतली पतली सड़कें होती हैं, पतली पतली गलियां होती हैं। और सेकंड जो इसका मीनिंग हो सकता है या होगा कि द वेरी लो चांसेस ऑफ देम टू लीड अ हैप्पी लाइफ, आगे बढ़ के इनके लिए कुछ बड़ा कर जाना, ठीक है, कुछ ऐसा कर जाना जिससे इनको बहुत खुशी हो और एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जी सके। तो इसके चांसेस इसके इतने ही कम है जितनी पतली उनकी वो सड़क है। तो चलिए, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। फार फार यानी बहुत दूर, मेरे ख्याल से लास्ट वाली लाइन आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि नैरो स्ट्रीट जो है वो उनकी जो पतली सी सड़क है वो ऊपर से उसमें स्मोक से पूरी ढकी हुई है। फार फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स से बहुत दूर, एंड केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड। देखिए फिर बहुत ही टिपिकल सी लाइन है, मैं आपको समझाता हूँ। रिवर्स और केप्स का मतलब होता है एडवेंचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कुछ नया जिंदगी में करने को, नोवेल्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिवर्स और केप्स। देखिए रिवर्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन केप्स का मीनिंग आपको नहीं समझ में आया होगा। उसके लिए हम इसकी मीनिंग को समझेंगे। देखिए, केप मैं आपको वैसे बता दूं, केप होता क्या है। सबसे पहले केप जो होता है एक पीस ऑफ हाई लैंड होता है, जो कि ज़मीन से निकलते हुए सी की तरफ जाता है। और इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी सुना होगा केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये जो है मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, देखिए यहाँ पे केप टाउन है और यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, और आप चाहें तो मैं इसका गोला भी यहाँ पे लगा देता हूँ रेड कलर से, ठीक है। ये जो है केप ऑफ गुड होप है, और यहाँ के थ्रू ये साउथ अफ्रीका, आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका का सबसे नीचे वाला पॉइंट है। और यहाँ से घूम करके इस तरफ जो है हमारा इंडिया पड़ता है। और यहीं से घूम करके बहुत सारे जो हैं, जो उस समय के ब्रिटिश, बहुत पुराने समय के जो इधर यूरोपियन ट्रैवलर्स थे, वो आया करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्या रखनी है, आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताई, कोई ये हिस्ट्री की तो क्लास नहीं है, लेकिन खैर चलिए, ये हो गया केप ऑफ गुड होप। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि पतला सा जो हाई लैंड का पीस होता है जो सी के अंदर प्रोट्रूड करता है, अंदर जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सी के अंदर एक हाई लैंड जो है ये जा रहा है, तो इसे हम एक केप कहते हैं। और अगर सही बताऊं तो यही है केप ऑफ गुड होप, इसे ही हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं। चलिए, ये सब तो चलिए बात हो गई, सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन हम बैक अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो केप्स का मतलब मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए अब कि केप्स इसको क्या बोल रहा है, ठीक है। तो फार फ्रॉम रिवर्स केप्स, रिवर और केप्स की इनकी ज़िंदगी जो है बहुत दूर है, इनकी ज़िंदगी में कोई एडवेंचर नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इनकी ज़िंदगी वही स्लम के जो छोटा सा एरिया है उसके आसपास होती है। कोई ये नदियाँ नहीं देखते हैं रोज़ रोज़, कोई केप्स वगैरह में घूमने नहीं जाते हैं। इसके बाद एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और इनकी ज़िंदगी स्टार्स ऑफ वर्ड्स से भी बहुत
दूर है। स्टार्स ऑफ वर्ड देखिए, आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स होते हैं, ठीक है, भविष्यवाणी करते हैं तो बताते हैं आपके सितारे यहाँ पे, आपके सितारे वहाँ पे हैं। तो इनकी जो सितारे हैं ये फार फार फ्रॉम स्टार्स ऑफ वर्ड्स, अगर आप इतना देखें तो इन कहने का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब है कि एक तो इनके ज़िंदगी में एडवेंचर्स और खुशी भी नहीं है। सेकंड चीज़, इनकी ज़िंदगी में पढ़ाई भी बहुत दूर हो चुकी है, क्योंकि इस सिचुएशन में जिस तरह से गरीब, जितने गरीब है वो, प्लस उनके पास कोई सुविधा नहीं है उस एलिमेंट्री स्कूल में, तो वो पढ़ाई से, यहाँ पे देखिए वर्ड्स की बात कर रहा है, वर्ड्स का मतलब एजुकेशन से जो है वो बहुत दूर हो चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाती है। लेड स्काई का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसको हम ग्रे या डल स्काई भी कह सकते हैं, मैंने ऐसे बता दिया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ जो है आप देख रहे हैं उसमें हमें क्या बताते हैं, उसमें हमें बताते हैं मेंटल कंडीशन क्या है बच्चों की। अभी तक मैंने बताया था फर्स्ट पैराग्राफ में हमें फिजिकल कंडीशन बता रहा था, सेकंड पैराग्राफ में ऑथर हमको वहाँ का डिस्क्रिप्शन बता रहा था उसको कि वो जगह कैसी है, क्लासरूम कैसा है। अब बता रहा है अब मेंटल कंडीशन कैसी है बच्चों की। चलिए श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, और ये बात ज़रूर सच है कि शेक्सपियर जो है विकेट है। विकेट का मतलब होता है बैड या फिर इविल। और ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखिए शेक्सपियर की, देखिए इसके दो रीजंस हैं। शेक्सपियर की कहानियां जो हैं उसमें यूजुअली बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स हुआ करते हैं। जैसे आपने जूलियस सीजर पढ़ा है, कितना बड़ा राजा, और इस तरह की कहानियां ये लिखते थे, बड़े बड़े लोग, ठीक है, अमीरी, इस तरह की कहानियां ही लिखते थे। प्लस शेक्सपियर खुद भी बहुत बड़े आदमी थे। और तीसरी बात, शेक्सपियर की जो राइटिंग है वो राइटिंग तो इन लोग के समझ के भी बहुत बाहर थी। तो इसलिए क्योंकि ये शेक्सपियर इनसे बहुत ऊपर थे, तो सीधी सी बात है जब आपसे कोई भी इंसान बहुत ऊपर होता है, बहुत आगे होता है, तो आपको एक सेंस ऑफ जेलसी भी आने लगती है उसके प्रति। और यही कारण है कि यहाँ पे इनके लिए शेक्सपियर तो जेलसी तो बहुत दूर की बात है, एक ईवल सा हो गया था, क्योंकि कोई मैच नहीं था इनके और शेक्सपियर के बीच में। वो कहाँ थे और ये लोग कहाँ पे थे, स्लम में पढ़ाई कर रहे थे। एंड अ मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है वो एक बैड एग्जाम्पल है। इसलिए बैड एग्जाम्पल है क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैप तो उनके असल में दुनिया ही नहीं है। उनका सही एग्जाम्पल होता है कि अगर वो एक विंडो का ही एक तस्वीर लगा देते, क्योंकि असल में तो उनकी दुनिया वो विंडो है, और विंडो के बाहर दिखने वाली झुग्गी झोपड़ियाँ, छोटे छोटे हर्ट्स, और यही सब उनकी दुनिया है। इससे आगे उनकी दुनिया नहीं जाती है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और शिप्स आप जानते हैं ट्रैवलिंग का सिंबलाइज करता है कि कहीं जब आप ट्रैवल करने जाते हैं तो कई बार आप शिप्स से भी ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवलिंग को डिनोट करता है। सन डिनोट करता है अच्छे एनवायरनमेंट को, ठीक है, गुड एनवायरनमेंट को, वार्म एनवायरनमेंट को। और लव, इनको कहीं से प्यार नहीं मिलता है क्योंकि इनके माँ बाप भी इतना काम कर रहे होते हैं, ये पूरे दिन बिजी होते हैं और मेहनत करते रहते हैं, इस कारण से उनको बिल्कुल समय नहीं मिलता है अपने बच्चों के साथ समय बिताने का। तो इन सब के कारण इनके दिमाग पे एक ऐसी छवि पड़ती है, इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि अल्टीमेटली ये क्या चीज़ करने लगती हैं, ये चोरी। स्टील का मतलब देखिए यहाँ पे फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टील का मतलब केवल स्टील नहीं है, ये और भी दूसरे गलत कामों को इंडिकेट कर सकता है, जैसे डिसीव करना किसी को, फ्रॉडलिंग करना, ये सब चीज़ भी आ सकता है। तो मैं कह रहा था कि जो शिप्स की बातें हैं, जो इनको कहानियों में पढ़ाई जाती हैं, सन के बारे में पढ़ाया जाता है, लव के बारे में पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ इनके अंदर एक डेफिशिएंसी का फीलिंग की क्रिएट करते हैं, डेफिशिएंसी की फीलिंग क्रिएट करते हैं। और इनका टेम्पटिंग का मतलब ललचाना, लालच से उस चीज़ को चोरी करके पाने की इच्छा को और बढ़ाते हैं और इंक्रीज करते जाते हैं। चलिए, फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, और ये जिंदगी फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल। क्रैम्ड होल, देखिए क्रैम्ड होल का मतलब होता है, क्रैम्ड का मतलब बता दूं, जिसमें बहुत ज़्यादा जगह ना हो, बहुत ज़्यादा स्पेस ना हो, उसे हम क्रैम्ड कहते हैं। स्लाइली का मतलब होता है कनिंगली, ठीक है। तो ये लोग जो हैं फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, इसका लिटरल मतलब जो हो जाएगा, टर्न इन करने का मतलब वापस से अंदर जाने का। तो अब जिस तरह से चूहे जो होते हैं दिन भर के लिए कुछ निकलते हैं, बाहर दौड़ते रहते हैं, और फिर रात होने पर वो वापस से अपने बिल में जाके छुप जाते हैं, बिल में जाके सो जाते हैं, उसी तरह से इन लोग की भी जिंदगी है कि ये लोग पूरे दिन काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, और रात होते ही अपने उन छोटे से क्रैम्ड बिल में, जिसमें मुश्किल से ही कोई जगह होती है, वहां पे जाकर ये लोग सो जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और कब सोने जाते हैं, जब फॉग बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं शाम के टाइम में बहुत फॉग हो जाता है, डेंस फॉग हो जाता है, और एंडलेस नाइट की तरफ, एक ऐसी रात
जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे फिर फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया गया। एंडलेस नाइट एक तो कह रहा है ऑथर, इसका कहने का मतलब है कि बहुत ही लंबी रात, ठीक है। लेड स्काई का यहाँ पे देखिए एक मैं आपको और यहाँ पे बता दूं, ग्रे डल स्काई पहले तो, दूसरा सजेस्ट दैट देयर इज नो होप फॉर स्लम चिल्ड्रन एंड दे हैव ब्लीक फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए एंडलेस नाइट का मीनिंग, एंडलेस नाइट का पहला मीनिंग है कि एक बहुत लंबी रात, क्योंकि आप जानते हैं ठंड के समय में रातें लंबी हो जाती हैं। और सेकंड, क्योंकि देखिए फॉग होता है ठंड के समय में ही, इसलिए ठंड के समय में रातें लंबी हो जाती हैं। सेकंड मीनिंग जो यहाँ पे निकलता है एंडलेस नाइट का, कि वो लोग जो हैं जिस कंडीशन में आज वहाँ पे हैं वो लोग, यानी कि इतने दर्द में, इतनी गरीबी में, इतनी मिजरी में, इतने अनहैप्पीनेस में, वो एक रात की तरह है, काली रात जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और उसको देख करके ऐसा लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी और उनकी सिचुएशन कभी इंप्रूव नहीं होगी, ठीक है। ऑन देयर स्लैग हीप, देखिए स्लैग का फिर मैं बता दूं आपको, स्लैग का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, जो कि जब मेटल को हम निकाल लेते हैं, ठीक है, मेटल आप जानते हैं जब उसका एक्सट्रैक्शन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा स्लैग निकलता है, ठीक है। स्लैग क्या होता है मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये होता है जो काला काला आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप काला काला देख रहे हैं ये होता है स्लैग, ठीक है। मैं ऐसे मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्लैग। और जब भी हम मेटल एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये स्लैग निकलता है। तो यही कह रहे हैं ऑथर जो हैं हमारी यही कह रहे हैं कि इनका जो ज़िंदगी है, ये जो लोग हैं ये स्लैग के हीप पर ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। दीज चिल्ड्रन, ठीक है, ऑन देयर स्लैग हीप पर ये लोग जाकर के सो जाते हैं। दीज चिल्ड्रन यानी गंदगी में जाके सो जाते हैं, आप ऐसे समझिए। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय द बोन्स। और ये जो इनके जो बच्चे होते हैं, हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान कपड़ा पहनते हैं, ये लोग अपनी स्किन ही पहने हुए होते हैं। और पीप्ड थ्रू, जिसके थ्रू झांक रही होती है बोन्स यानी के हड्डियां। एंड स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन द स्टोन। और उनके जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे इनके जो चश्मे होते हैं वो स्टील के होते हैं। आप जानते हैं कि आज के ज़माने में स्टील के चश्मे बहुत डेरोगेटरी हो चुके हैं, यानी कि वो लगभग चलन से बाहर हो चुके हैं। और हर कोई चाहता है फाइबर के चश्मा या प्लास्टिक का चश्मा जो बहुत हल्का होता है और उसका वेट फील नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये लोग अभी भी स्टील का चश्मा लगाते हैं। इसका मतलब ये बहुत गरीब हैं। और मे बी इनको कहीं पड़ा हुआ मिल जाता है तो वही चश्मे लगा लेते हैं अगर इनकी आंखें खराब होती हैं। विथ मेंडेड ग्लास, और मेंडेड ग्लास का मतलब कि जो ब्रोकन स्पेक्टिकल होता है, जब उनका ग्लास टूट जाता है तो अगर उसको किस तरह से ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि ये लोग इसको नया बनवा पाएँ, नया लगवा पाएँ ग्लास। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। और ठीक इसको देख करके ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा देखने में लगता है कि बॉटल के जो टुकड़े होते हैं, ग्लास की बॉटल के टुकड़े टूट करके एक स्टोन पर पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हुए हैं देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये देखिए, मानिए उनको देख करके ऐसा लगता है कि जो बॉटल के पीसेज हैं, ये जो पीसेज हैं छोटे छोटे, ये ऐसे स्टोन पर बिखरे हुए हैं जाकर के, ठीक है। चलिए बैक चलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद लाइक बॉटल बिट्स ऑन द स्टोन, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। और उनका ज़्यादा क्या, लगभग पूरा ही समय और जगह कहाँ बीतता है, फॉगी स्लम, एक ऐसे स्लम जो पूरी तरह से धुएं से भरा हुआ है। फिर चाहे वो ठंड के समय का धुआं हो, धुंध हो, फॉग हो, या फिर वो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले गंदे धुएं को बताना चाह रहा हो ऑथर। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। और ये बहुत ज़्यादा पावर के साथ स्टेटमेंट बोल रहा है ऑथर। क्या बोल रहा है कि ब्लॉट कर दीजिए उन मैप्स को, जो मैप इनके उसमें स्कूल में, इनके क्लासरूम में टांगे हुए हैं, उनको ब्लॉट कर दीजिए उन मैप्स को स्लम्स से। इतने बड़े बड़े ब्लॉट्स जो कि डूम के बराबर हों। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें समझिए आप। ब्लॉट करने का मतलब होता है धब्बा लगाना या दाग लगाना, और डूम का मतलब होता है इनएविटेबल डेथ या फिर एक टेरिबल इवेंट होना, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं कि जैसे अभी कोरोना वायरस जब शुरुआत हुई थी इसकी, जब ये सब कुछ शुरू हुआ था तो सबको बहुत डर लग रहा था कि कितना बड़ा इंसिडेंट है, मानो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ले जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ था, इसकी बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी कोरोना वायरस का स्प्रेड। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं कि ये बहुत नॉर्मल हो गया, खैर अभी तो बात नहीं है, लेकिन अभी अगर हम देखें कि
इस सेंस में कि कह रहा है एज बिग एज डूम, इतना बड़ा मानो डूम के जितना हो, कि एक सब कुछ तबाही का जब मंजर हो, इतना बड़े बड़े ब्लॉट्स को बड़ा बताने के लिए एक तबाही का मंजर इन्होंने इमेजरी क्रिएट की है, और इनके मैप्स को ही उसको ब्लॉट कर दो। अब ब्लॉट करने का क्या, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा धब्बा लगाना क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक फिगर है कि इनको इनके मैप पर इस तरह से धब्बे लगा दो, ठीक है, इस तरह से ऐसे धब्बे लगा दो हर तरफ, जिससे ये समझ में आ जाए कि इनको जितना सुंदर इनका मैप दिख रहा है, इसमें कितनी गंदगी है, कितने सारे लोग कितनी गंदी गंदी सिचुएशन में रह रहे हैं, स्लम्स वगैरह में रह रहे हैं। ये हो गया ब्लॉटिंग का मतलब। चलिए बैक चलते हैं हम अपने टेक्स्ट की तरफ। चलिए ये हो गया हमारा टेक्स्ट कंप्लीट, हम नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ चलेंगे। फिर देखिए ये लास्ट पैराग्राफ है, उसमें ऑथर क्या करता है, इसमें ऑथर करता है रिक्वेस्ट, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है जो एबल हैं, जो हायर अथॉरिटी हैं, कि कुछ करो, और कुछ रीजंस भी और कुछ कारण और कुछ तरीके भी बताता है चीज़ों को सही करने के। चलिए देखते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप, देखिए अनलेस जब तक कि गवर्नर इंस्पेक्टर या विजिटर, ये सब क्या है, हायर अथॉरिटी की बात कर रहा है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। और ये जो कह रहे हैं ऑथर यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कह रहे हैं कि हायर अथॉरिटीज के, कि जब तक, अनलेस का मतलब होता है जब तक ये जो मैप है इनका विंडो बन जाए यानी जब ये अपने बाहर देखें तो इनको वो मॉडर्न खिलखिलाता हुआ जग मिले, वो झोपड़पट्टी और माइजरी और दुख ना देखने को मिले। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है किसी भी विकास का, क्योंकि स्लम के लोग वहीं के वहीं रह रहे हैं, और ये केवल आपका एक लॉस हो रहा है, ये आपके मैप पर एक धब्बे के समान है। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स, और ये विंडोज जो उनकी जिंदगी के ऊपर शट हो रखी हैं यानी बंद हो रखी हैं, किस तरह से, कैटाकॉम्ब की तरह से। अब देखिए कैटाकॉम्ब जो हमारा एक नीचे हमारा मीनिंग्स में भी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। मैंने एक फिगर यहाँ पे बना रखी है। तो क्या होता है कैटाकॉम्ब, कि एक अंडरग्राउंड, देखिए कैटाकॉम्ब मैं आपको बताता हूँ, एक अंडरग्राउंड वो होता है कि सीमेंट्री होता है। सीमेंट्री अगर आप नहीं समझते, सीमेंट्री मतलब होता है बरियल ग्राउंड, जो गैलरी में से बना होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये सब जो है बॉडीज रखने की जगह बनी है, डेड बॉडीज रखने की जगह बनी है, और ये सब कुछ हुआ करता है अंडरग्राउंड। और इसको जब एक बार बॉडी रख दी जाती है तो इसको पूरी तरह से सीमेंट करके बॉडी को बंद कर दिया जाता है इसमें हमेशा के लिए, और इससे क्या होता है, बॉडी हमेशा यहीं पर पड़ी रहती है। अब सुनिए, ये जो हमारे ऑथर कह रहे हैं लास्ट पेज में हमसे, कि एक जो विंडोज हैं जो इनके, जिससे बाहर देखते हैं और दुख भरे चीज़ों को देखते हैं, ये इन पर किस तरह से बंद हो रखे हैं, किस तरह से, जैसे एक कैटाकॉम्ब को बाहर से, कैटाकॉम्ब का जो एक सेक्शन होता है उसको बाहर से जिस तरह से बंद कर दिया जाता है, ठीक है, उस तरह से इनकी जो विंडो है उसको जकड़ करके रखी है। उस विंडो के बाहर ये देख नहीं पाते हैं, उसके अंदर एक सिकुड़ करके रह जाते हैं, वो बाहर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑथर अगली लाइन कह रहा है, और अगली लाइन बहुत अपनी वॉइस को चेंज करके बोल रहा है कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। और कुछ तोड़ने के लिए कह रहा है ऑथर, और क्या तोड़ने के कह रहा है, देखिए ये तोड़ने के लिए कह रहा है कि ब्रेक द बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स एंड द शैकल्स ऑफ द स्लम। शैकल्स आप जानते हैं जंजीरों को बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि तोड़िए, क्या तोड़ना है, उन बैरियर्स को तोड़ो, उन ऑब्स्टिकल्स को तोड़ो, उन शैकल्स यानी उन जंजीरों को तोड़ो जो स्लम्स ने इनके पैरों में, इनके हाथों में बांध करके रखी है। और किससे कह रहा है, ये हायर अथॉरिटी से, यानी गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इन सब से कह रहे हैं ऑथर। और टिल दे ब्रेक द टाउन, यहाँ ब्रेक ओपन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। टिल दे ब्रेक द टाउन का मतलब है कि टिल दे कम आउट ऑफ देयर डर्टी सराउंडिंग एंड स्लम्स एंड रीच द मॉडर्न वर्ल्ड। तब तक आप इनकी मदद करिए, इनके शैकल्स और इनके जो कमजोरियां हैं इन पे इनको मदद करिए, इनको उस पर काबू पाने के लिए, तब तक जब ये अपनी डर्टी सराउंडिंग, अपनी गंदी सराउंडिंग से उठ करके इस मॉडर्न वर्ल्ड में जब तक ये आना पाए। ठीक है, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को जिन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में हरी भरी घासें और हरी भरी फील्ड्स नहीं देखी हैं, वो इनको दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड
रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और उनके वर्ड को, उनकी दुनिया को रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड। अब देखिए क्या होगा इसका मतलब। एज्योर का मतलब आप लिखिए सबसे पहले, एज्योर का मतलब होता है ब्राइट ब्लू इन कलर, ठीक है, लाइक दैट ऑफ स्काई। लेकिन यहाँ पे एज्योर का डिफरेंट मीनिंग है। क्या मीनिंग है आप समझिए। एज्योर वो रंग होता है जब स्प्रिंग सीजन आता है, जब वसंत का मौसम आता है, तो स्काई और सब कुछ बहुत एज्योर रंग का हो जाता है। एज्योर एक ग्रीन कलर का, ग्रीन नहीं ब्लू कलर का और थोड़ा सा हल्का हल्का ग्रीन का कॉम्बिनेशन को हम एज्योर कह देते हैं। तो देखिए कह रहा है कि उनकी दुनिया में एज्योर को लाओ, रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड। और गोल्ड सैंड क्या है, गोल्ड सैंड कहा जा रहा है इनकी जिंदगी को, जो एक सैंड है, एक डेजर्ट जैसी है। आप सोचिए डेजर्ट में कभी स्प्रिंग का सीजन आता है, नहीं आता। तो वही कह रहे हैं कि इनको वो ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, इनको हरी भरी घासें दिखाओ, उनको वो मॉडर्न टाउन्स दिखाओ, जिससे कि क्या हो, उनकी दुनिया में जो कि एक गोल्ड सैंड है, गोल्ड सैंड यानी एक डेजर्ट जैसी है, पूरी रेत रेत भरी हुई है, उसमें एज्योर आ जाए, उसमें स्प्रिंग सीजन आ जाए। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जीभ को, रन नेकेड इनटू द बुक्स, और उनको, नेकेड का मतलब यहाँ पे है बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी रोक टोक के किताबों में दौड़ जाने दो, उनको उन पे दौड़ लगा लेने दो, यानी कि उनके एजुकेशन के सारे रास्ते खोल दो। ठीक है, ये कह रहा है द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। तो यहाँ पे वाइट लीव्स का मतलब है किताबों के पन्ने, और ग्रीन लीव्स का मतलब है नेचर। ठीक है, ग्रीन लीव्स आप जानते होंगे, पत्तों को अक्सर ग्रीन लीव्स बोल दिया जाता है, लीव्स तो आप जानते ही हैं खैर। ठीक है, तो पत्तों को कहा गया, तो कहा जा रहा है कि इनको आगे बढ़ने दो, इनको अपनी किताबों के साथ जीने दो, इनको नेचर के साथ देखने दो। नेचर क्या होता है, इनको उस गंदी स्लम की गलियों में मत रखो, इनको उस स्मॉग भरे और स्मोक भरे एनवायरनमेंट में मत रखो। ठीक है, इनको एक अच्छी दुनिया में ले जाओ। और आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी लाइन है, आप समझिएगा। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। और हिस्ट्री यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप इज लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये, हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। हिस्ट्री उनकी है जिनकी भाषा कौन सी है, सूरज की भाषा है। और सूरज की भाषा क्या है, दूसरों की जिंदगी को प्रकाशित करना, दूसरों की जिंदगी को ब्राइटन करना। वो अपने बारे में नहीं सोचता, अपना तो वो जलता रहता है अंदर से, वो दूसरे की जिंदगी को प्रकाशित करता है। और हिस्ट्री में उन्हीं का नाम है जिन्होंने हमेशा दूसरों की जिंदगी को प्रकाशित किया है। फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा, उन्होंने अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और हिस्ट्री में उन्हीं ऐसे ही लोगों का नाम है। चलिए, ये हमारी पोएम कंप्लीट होती है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया खैर। इसके बाद देखिए एक चीज़, टायरोलीज वैली जो है हमारी, इसमें आप देखिए यहाँ पे पर्टेनिंग टू टायरोल, और यहाँ पे ऑस्ट्रियन एल्पाइन प्रोविंस लिखा है, तो आप इसको कर लीजिएगा। मैंने तो अंटार्कटिका बताया था, तो ठीक है, हो सकता है वो थोड़ा बहुत कहीं फैक्चुअल मिस्टेक है, तो ठीक है। चलिए आप इसको लिख लीजिएगा कि ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए कैटाकॉम की बात कर लेते हैं। कैटाकॉम आप पढ़ लीजिएगा, मैं क्या ही पढ़ूँ उसमें। द लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी विथ एक्सकेवेशन इन इट्स साइड फॉर टॉम्स, द नेम कैटाकॉम बिफोर द 17th सेंचुरी, यहाँ पे देखिए पढ़ रहा हूँ मैं, बिफोर द 17th सेंचुरी वॉज अप्लाइड टू द सबटेरेनियन सीमेंट्रीज नियर रोम। तो वही जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है, और इसने बता दिया कि डेट कब का है, बिफोर द 17th सेंचुरी, ये तब का नाम आया है, और ये बोला जाता था जो रोम के पास सबटेरेनियन सीमेंट्रीज होती थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक आखिरी चीज हमको देखनी है इसमें, कि नोटिस हाउ पोएट पिक्चराइजेस द कंडीशन ऑफ स्लम पीपल। किस तरह से पोएट जो है वो स्लम में रहने वाले बच्चों को, कंडीशन को पिक्चराइज करता है। नोटिस द कंट्रास्टिंग इमेजेस इन द पोएम, फॉर एग्जांपल द नैरो स्ट्रीट सील्ड विद डिलेड स्काई और फार फार फ्रॉम रिवर्स के। तो ये सब तो कुछ नहीं है, ये सब मैंने इसलिए ले लिया कि आपको लगे कुछ ऐसा कि ना छूटा, मैंने छोड़ा नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना करने के बाद फाइनली अब हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके जो PDF नोट्स हैं आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो अभी जाइए चेकआउट करिए और इसको लिख करके नोट्स बना लीजिए। और फिर मैं आपको मिलूंगा किसी और लेक्चर, किसी और टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय। अच्छा हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इसी का होगा, क्वेश्चन आंसर का। तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू।